हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग बेटा। तो आज जो हमारे पास है आप देख लो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले बेटा हम 2 लेक्चर कवर कर चुके हैं जिसमें हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके अंदर हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन आता है। तो अगर आपने ये 2 लेक्चर नहीं देखा है तो आप केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन 01 एंड 02 देख कर आए, ठीक है, और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये जो हमारे पास क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसके अंदर जो हमारे पास 5 टाइप के जो रिएक्शन होते हैं, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स रिएक्शन, तो 2 कवर कर चुके हैं हम प्रॉपर एग्जांपल्स, प्रॉपर ऑब्जर्वेशंस के साथ। तो अब जो हमारा रिएक्शन होने वाला है वो आज जो हम कवर करेंगे डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स रिएक्शन। इसके बाद हमारा चैप्टर फर्स्ट जो है उसका टाइप्स ऑफ रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ हमारा एक टॉपिक रह जाएगा, वो हो जाएगा बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, जो हमारे पास अगला लेक्चर में हम उसको कंप्लीट कर लेंगे और चैप्टर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो कॉपी पेन निकाल लो और आ जाओ। देखो केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस के अंदर जो चैप्टर हमारा चल रहा था उसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पास एक ए मेटल है जिसने किसके साथ रिएक्ट करा है, हमारे पास BC के साथ रिएक्ट करा है। ठीक है, रिएक्शन के दौरान क्या हुआ कि हमारे पास ए उठा, इन दोनों में से जो भी कमजोर मेटल होगा हमारे पास उसको हटा देगा। मान के चलो बी हमारे पास कमजोर था तो ए किसके साथ चला गया, हमारे पास ए चला गया सी के साथ और बी हमारे पास हो गया बाहर। तो इस टाइप के जो रिएक्शंस होते हैं इसको बोलते हैं हम क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो क्योंकि ए हमने हमारे पास क्या करा, बी को डिस्प्लेस कर दिया, उसकी जगह से हटा दिया। तो अगर इसका डेफिनेशन लिखना होगा आप लोगों को तो क्या लिखोगे, व्हेन हाई रिएक्टिव मेटल displace low reactive metal from its place, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये जो हाई रिएक्टिव मेटल या लो रिएक्टिव मेटल क्या होता है, जैसे आप कभी मेटल नॉन मेटल वाला चैप्टर उठा के घूम के आना बस, तो वहां पे एक रिएक्टिविटी टेबल दे रखी है, उसमें जो भी हमारे पास ऊपर के एलिमेंट होते हैं बेटा, अगर हो सकेगा तो मैं यहाँ पे आपके पास डाल भी दूंगा वो रिएक्टिविटी टेबल एनसीईआरटी का। तो उस रिएक्टिविटी टेबल में जो ऊपर के हमारे पास मेटल होते हैं उस मेटल में हमारे पास ज्यादा रिएक्टिव मेटल, नीचे वालों से ज्यादा रिएक्टिव मेटल ऊपर वाले होते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाले एटम के साथ अगर कोई भी एलिमेंट रिएक्ट करेगा तो वो उसको आसानी से डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है ना, तो और आसानी से समझेंगे जब हमारे पास मेटल नॉन मेटल वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, वहां पे और अच्छे से देखेंगे। अब यहाँ पे देखो जो हाई रिएक्टिव मेटल होता है वो क्या करेगा, लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, उसी जगह से तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है। एक एग्जांपल से तुम्हारे पास बुक के अंदर समझाया गया है, देखो जरा एक बार। मैंने यहाँ पे एक बीकर ले लिया, ठीक है। अब इस बीकर के अंदर मैंने क्या करा है, इस बीकर के अंदर एक रॉड लगा दिया, एक रॉड मैंने यहां से यहां तक लगा दी। अब इस रॉड के सहारे मैंने एक आयरन नील यहाँ पे डिप कर दिया, एक लोहे की कील मैंने यहाँ पे लगा दी। ठीक है, और इसके अंदर मैंने क्या करा है, इसके अंदर मैंने एक सॉल्यूशन भर दिया, ठीक है। इस सॉल्यूशन का नाम जो होगा, इस सॉल्यूशन का नाम होगा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक है ना, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होगा। और ये हमारे पास क्या होगा बेटा, ये हो गया आयरन नील, लोहे की कील। अब क्या होगा इस रिएक्शन में, थोड़ी देर के बाद मैं क्या देखूंगा कि जैसे मेरे पास Fe रिएक्ट करा किसके साथ, CuSO4 कॉपर सल्फेट के साथ, तो क्या दे दिया हमारे पास, Fe जो होता है बेटा हमारे पास वो हाई रिएक्टिव मेटल होता है कॉपर से। तो कभी भी देखना रिएक्टिविटी टेबल में जो आयरन होगा वो ऊपर आएगा, कॉपर नीचे आएगा, तो आसानी से इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ से कॉपर बाहर चला गया, अब आयरन चला गया किसके साथ, सल्फेट के साथ, तो ये बन गया हमारे पास FeSO4 और कॉपर हो गया हमारे पास बाहर। ठीक है, ये था हमारे पास सिंपल सा रिएक्शन, किसका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका नाम क्या होगा, अकेला होगा तो आप इसको आयरन लिखोगे। ठीक है, ये हमारे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम, फेरस सल्फेट, और ये हमारे पास कॉपर। ठीक है, अब इस रिएक्शन में बेटा क्या होता है, इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशंस होती हैं। ठीक है, एक बार थोड़ा सा छोटा कर देता हूं इसको ताकि थोड़ा सा जगह निकल के आ जाए। ठीक है, अब देखो इस रिएक्शन में क्या होगा, इस रिएक्शन में आपको कुछ ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगी। कैसी ऑब्जर्वेशन, जो हमारे पास आयरन नील होगा बेटा, आयरन नील Fe, ये हमारे पास जो है, ये जब नया लेके आते हो मार्केट से कील, तो कैसे कलर का होता है, ग्रे कलर का। जब ये रिएक्शन होगा बेटा तो ये ग्रे कलर से किसमें चेंज हो जाएगा, ग्रे या सिल्वर कलर से हमारे पास रेडिश ब्राउन कलर के अंदर, ब्राउन कलर के अंदर। और जो तुम्हारे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है CuSO4, ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास ग्रीन कलर या ब्लू कलर से हमारे पास फेड कलर में चेंज हो जाता है, ब्लू से फेड कलर यानी कि दूध या सफेद में हमारे पास चेंज हो जाता है। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल था किसका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ठीक है, आ गया समझ में, इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें ऑब्जर्वेशन आ गई है।
क्योंकि इसमें हमारे पास आयरन जो है वो अपना कलर चेंज कर लेता है, किससे, ग्रे कलर से रेडिश ब्राउन कलर के अंदर, और जो कॉपर सल्फेट है वो हमारे पास ब्लू कलर से फेड कलर के अंदर। आ गया, चले आगे। अगला रिएक्शन हमारे पास आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर अब जो हमारे पास रिएक्शन है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ के आए हो, देखो क्या होगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट में दो बार पोजीशन चेंज होगी, दो बार पोजीशन चेंज होगी। देखो कैसे, जैसे हमारे पास क्या था, ये मैंने लिख दिया ए के साथ मेरे पास कौन है, ए के साथ बी है, ठीक है ना, वो रिएक्ट कर लिया मेरे पास किसके साथ, वो रिएक्ट कर लेगा मान के चलो सी, और सी के साथ हमारे पास हो गया बी, इसके साथ हमारे पास रिएक्शन हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हाई रिएक्टिव मेटल मान के चलो ए था, ए उठा यहाँ से और इन दोनों में से जो भी हमारे पास लो रिएक्टिव मेटल होगा उसको डिस्प्लेस कर देगा। मान के चलो कि सी हमारे पास लो रिएक्टिव था, इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो ए हमारे पास किसके साथ चला गया, ए चला गया हमारे पास सी के साथ, ठीक है, ए चला गया हमारे पास, सॉरी सी को इसने डिस्प्लेस कर दिया और ए चला गया हमारे पास डी के साथ। और यहाँ पे बच क्या गया बी, यहाँ से किसको डिस्प्लेस करा, डी को, सॉरी यहाँ पे बच क्या गया हमारे पास बी, और यहाँ पे किसको डिस्प्लेस करा था, सी को डिस्प्लेस करा था। तो ये जो हमारे पास है ये आपस में रिएक्ट कर लेंगे बीसी, ठीक है ना, गाली नहीं है ये, बीसी आपस में रिएक्ट कर लेंगे, मॉलिक्यूल है भाई, ठीक है। तो इसका हमारे पास एक एग्जांपल आता है, देखो कैसे, जैसे तुम्हारे पास Na2SO4, इसका नाम हो गया हमारे पास सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट ने रिएक्ट करा BaCl2 बेरियम क्लोराइड के साथ, तो हमारे पास क्या दे दिया। अब ये देखो, ये जो हमारे पास है बेटा, ये हमारे पास ए वाली पोजीशन पे, ये हमारे पास बी वाली पोजीशन पे, ये हमारे पास सी वाली पोजीशन पे, ये हमारे पास डी वाली पोजीशन पे। ए उठा और ए ने बी को भगा दिया, तो ए किससे चला गया हमारे पास, NaCl, ठीक है। और जो बच गया यहाँ पे बी, और जो हमारे पास बचा था कौन, ये सी, तो बी और सी आपस में रिएक्ट कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा BaSO4। ये रिएक्शन होता है हमारे पास। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। इसका नाम क्या होता है, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। इसका नाम होता है हमारे पास सोडियम क्लोराइड, इसका नाम क्या होता है, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, ठीक है। तो जब भी हमारे पास बेटा क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो, क्या, एक्सचेंज ऑफ आयंस, क्या हो हमारे पास, एक्सचेंज ऑफ आयंस, तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बनता है। आ गया समझ में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जब आपके पास ए जो है वो अपने से कम रिएक्टिव मेटल को, देखो सोडियम और पोटेशियम ये दो ऐसे हमारे पास मेटल होते हैं, यानी कि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स या एटम हमारे पास माने जाते हैं। ये क्या करेंगे, अपने से नीचे जितने भी मेटल है उन सबको डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो बेरियम आपको अगर रिएक्टिविटी सीरीज में नहीं दिख रहा, इससे घबराना मत, इसमें क्या होगा, सोडियम तो दिख रहा होगा ना, सबसे टॉप पे होगा हमारे पास, ठीक है ना, पोटेशियम के बाद सोडियम ही आता है, तो सोडियम किसी को भी डिस्प्लेस कर सकता है सिवाय पोटेशियम के, ठीक है। तो इसने क्या करा, बेरियम को भगा दिया और ये हमारे पास बन गया। अब देखो जब ये रिएक्शन हो रहा होता है बेटा, तो इसमें क्या होता है कि जब ये BaSO4 की फॉर्मेशन हुई, तो BaSO4 हमारे पास क्या होता है, ये इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है। क्या होता है हमारे पास, ये इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है, ठीक है ना। अब ये इनसॉल्युबल सॉल्ट क्या होता है, यानी कि जिस भी रिएक्शन, जिस भी बीकर में ये रिएक्शन हो रहा होगा, उसमें जब BaSO4 की फॉर्मेशन होगा तो वो हमारे पास नीचे बैठ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपके पास बैठ जाएगा, ठीक है। इनसॉल्युबल, मिक्स नहीं होता है हमारे पास, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम प्रेसिपिटेट, क्या बोलते हैं इसको, प्रेसिपिटेट। और ऐसा रिएक्शन जो अपने साथ साथ एक प्रेसिपिटेट को जन्म दे उसको क्या बोलेंगे हम, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। देखो अलग से कुछ रिएक्शन नहीं है, अलग से कोई रिएक्शन नहीं है, जैसे कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स, यही 5 रिएक्शन हमारे पास होते हैं, ठीक है। लेकिन कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक रिएक्शन को प्रोड्यूस कर देता है, कौन सा रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, क्यों, क्योंकि उसके कुछ रिएक्शंस के अंदर हमारे पास हीट निकलती हुई नजर आती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है उसमें हम एनर्जी देते हैं, इसलिए वो रिएक्शन हमारे पास क्या हो जाते हैं, एंडोथर्मिक, तो ये एक्स्ट्रा पार्ट आ जाता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से कुछ नहीं आता निकल के। डबल डिस्प्लेसमेंट एक इनसॉल्युबल सॉल्ट को प्रोड्यूस करता है जिसका नाम होता है प्रेसिपिटेट, तो इसलिए यहां से एक रिएक्शन प्रोड्यूस होगा बेटा जिसका नाम होगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या होगा नाम, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। तो देखो जरा एक बार, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, अब ये क्या होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इनसॉल्युबल सॉल्ट, क्या होता है हमारे पास, ये इनसॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस इनसॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है ना, आर नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। और जो आपने पीछे एग्जांपल पढ़ा है वही हमारे पास इसका भी एग्जांपल होगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। आ गया समझ में, चले आगे। तो हमने 4 रिएक्शन बेटा कवर कर लिए, तो कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। लास्ट रिएक्शन जो इस एक्सरसाइज का बेटा हमारे पास आता है वो होता है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या होता है हमारे पास, रेडॉक्स रिएक्शन, क्या होता है, दोहराएं मेरे साथ, रेडॉक्स रिएक्शन। देखो इसके नाम में ही 2 चीजें हैं,
इसके नाम में ही हमारे पास दो चीजें, RED इसका मतलब होता है रिडक्शन, रिडक्शन, ठीक है। और OX, OX इसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का मतलब क्या होगा बेटा? फायदा, फायदा। अब किस चीज का फायदा अभी बताता हूं। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा बेटा? ऑक्सीडेशन का मतलब होगा नुकसान। अब देखो आपका नुकसान और फायदा, अब ये फायदा नुकसान क्या होता है? जैसे मान के चलो तुम घर से बाहर निकलते हो, घर से बाहर निकले और तुम्हारे पास पैसों से बड़ा बैग मिल गया, ठीक है, तो तुम्हें क्या महसूस होगा? फायदा, कि अब मैं प्रॉफिट में हूं, पैसा मिल गया, मजे 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 ही मजे। लेकिन क्या होगा बेटा, अगर आप आगे जाते हो और मान के चलो वही पैसों का बड़ा बैग कोई किसी ने छीन लिया, तो आपको कैसा फील होगा? यार नुकसान हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप देखो तो क्या आपका जेनुअली कोई फायदा हुआ था? जेनुअली कोई नुकसान हुआ नहीं ना। घर से बाहर निकले, आपको मिल गया, आपको महसूस हुआ फायदा, और आगे गए किसने छीन लिया तो आपको महसूस हुआ नुकसान। आपके पास पहले भी कुछ नहीं था और अब भी कुछ नहीं है, बेकार हो, ठीक है। इसलिए पढ़ाई कर लो तो अपने आप ही मेहनत से सब कुछ पालोगे। तो फायदा और नुकसान एटम में किस चीज का होगा या रिएक्शन में किस चीज का होगा? तो फायदा और नुकसान हमारे पास एलिमेंट्स में या हमारे पास मैटर में होता है इलेक्ट्रॉन्स का। जो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स दे दे, ठीक है, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स दे दे, उस एटम के आने से हमारा फायदा होगा। और जो हमारे पास आके हमारे इलेक्ट्रॉन को छीन ले, उसके आने से हमारे पास नुकसान होगा। तो हमारे केमिस्ट्री के संसार के अंदर तीन एटम है, F, O और N। तीन एटम है बेटा हमारे पास। ये तीनों एटम क्या करते हैं? इनके आने से हमारे पास बहुत नुकसान होता है। फोन, F का मतलब फ्लोरीन, ठीक है, O का मतलब आपके पास ऑक्सीजन और N का मतलब आपके पास नाइट्रोजन। ये तीन एटम के आने से आपके पास नुकसान होगा। फ्लोरीन इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसके बाद ऑक्सीजन और उसके बाद नाइट्रोजन। यानी कि अगर फ्लोरीन होगा तो फ्लोरीन ऑक्सीजन से भी इलेक्ट्रॉन छीन सकता है, ठीक है ना। और ऑक्सीजन फ्लोरीन के सिवाय सबसे इलेक्ट्रॉन छीन सकता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन के सिवाय बाकी सबसे इलेक्ट्रॉन छीन सकता है, ठीक है। ये हमारे पास जो तीन एटम है, इनके आने से हर कोई बचना चाहता है, ठीक है ना, कि कम से कम हमारे पास क्या हो कि इस रिएक्शन से इस एटम के साथ ना हो। क्योंकि ये आएंगे बोलेंगे भैया हमें एक सहारा दे दो, हमें एक आध इलेक्ट्रॉन दे दो, हमें उसकी कमी है। क्योंकि आप देखोगे इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है स्टेबल होने के लिए, इसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं स्टेबल होने के लिए, और इसको तीन इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन की नीड नहीं होती इनकी। तो ये आएंगे मजबूर मांगते हुए भैया दे दो, एक आध इलेक्ट्रॉन दे दो, ठीक है। तो तरस खा के अनदर एटम क्या करता है? वो दे देता है। तो देने के बाद क्या होता है? अब जब इनकी बॉन्ड बन जाती है किसी के साथ, फिर उसका वो इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो इस वजह से हमारे पास इस एटम से, इन तीनों एटम से बॉन्ड होने में हमारे पास क्या होता है? बचा जाता है। तो अब आते हैं हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के किस पे? डेफिनेशन पे। चलो जी आगे। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि ऑक्सीडेशन का मतलब मैंने क्या बताया था अभी आपको? नुकसान। तो नुकसान किसके आने से होगा बेटा? नुकसान आएगा गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भाई साहब अगर आपके पास आ जाते हैं तो आपका नुकसान होगा। एंड लूज ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन चला जाता है तो आपके पास क्या होगा? तभी भी आपके पास नुकसान होगा। कहोगे कैसे सर? अच्छा एक एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको। जैसे मान के चलो आपके घर के अंदर कोई ऐसा रिश्तेदार आता है जो भर भर के पैसे आप पे लुटाए, हर दिन नए नए पकवान आपको क्या कहते हैं बाहर से मंगवा के दे, हर हफ्ते नए ट्रिप पे जा रहे हो तुम, तुम्हारे लिए बढ़िया स्कूल में एडमिशन करा दिया। तो ऐसा रिश्तेदार अगर तुम्हारे पास से मान के चलो चला गया तो नुकसान होगा फायदा होगा? नुकसान होगा ना भाई साहब। कहीं तो ये हमारे पास हाइड्रोजन ऐसे होता है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, कोई लालच नहीं। किसी को, हर किसी को बोलता है तुझे चाहिए तो तू रख ले भाई, क्योंकि इसके पास ना तो इतनी पावर है कि इलेक्ट्रॉन को संभाल सके, और एक इलेक्ट्रॉन के साथ स्टेबल होकर घूम नहीं सकता। तो हर किसी को चाहता है कि मेरे पास से कोई इलेक्ट्रॉन ले ले, कोई दिक्कत तू मौज कर, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये देने के लिए सोचता है इलेक्ट्रॉन, और आसानी से अगर इलेक्ट्रॉन कोई दे दे तो उस एटम के साथ हर कोई बॉन्ड बनाना चाहता है। तो अगर लूज हो रहा है हाइड्रोजन तो उसका क्या होगा? नुकसान होगा। किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर हाइड्रोजन किसी के पास से जा रहा है तो उसका नुकसान होगा, और ऑक्सीजन किसी के पास आ रहा है तो हमारे पास क्या होगा? उसका तभी भी उसका नुकसान होगा। क्लियर हो गया? ये डेफिनेशन होती है हमारे पास ऑक्सीडेशन की। चलो जी, रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन, रिडक्शन हमारे पास क्या होता है बेटा? रिडक्शन हमारे पास फायदा। अब इसी का जस्ट उल्टा, फायदा कब होगा? जब हमने गेन कर लिया, गेन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारे पास आ गया बेचारा, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन हमारे पास आ गया तो क्या होगा? हमारा फायदा होगा। एंड लूज ऑफ ऑक्सीजन, लूज ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन हमारे पास से चला गया तो भी हमारे पास क्या होगा? हमारे पास फायदा होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया, रिडक्शन में आ गया। अब देखो अब क्या होगा, अब हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेने के बाद हम देखो इसमें चार चीजें पूछा जाता है। जब हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बाद चार चीजें पूछा जाएगा आपको कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, रिडक्शन किसका हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो जरा, ये आ गया एग्जांपल। एक रिएक्शन है हमारे पास MnO2
Al के साथ रिएक्ट कर रहा है तो Mn अलग हो जा रहा है और Al2O3 हमारे पास अलग हो जा रहा है। अब यहाँ पे क्या बोलेगा मुझसे कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है ये पहचानो, रिडक्शन किसका हो रहा है ये पहचानो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? देखो एजेंट लग गया मतलब कराने वाला, ऑक्सीडेशन का मतलब नुकसान, और एजेंट लग गया तो नुकसान कराने वाला, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब फायदा कराने वाला। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास पहले Mn के पास क्या था? ऑक्सीजन। अब Mn के पास ऑक्सीजन नहीं है, आपको क्या देखना है? इसके पास ऑक्सीजन था, इसके पास नहीं है, तो क्या हुआ? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी कि लूज ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या हो गया इसका? फायदा। इसका हो गया हमारे पास रिडक्शन। अब Al का देखो, Al पे हमारे पास पहले ऑक्सीजन नहीं था, अब क्या हो गया इसके पास? इसने ऑक्सीजन को गेन कर लिया, इसका क्या हो गया हमारे पास? गेन ऑफ ऑक्सीजन, इसका हो गया ऑक्सीडेशन। आ गया समझ में? ठीक है, अब देखो सबसे पहला हमसे पूछेगा ऑक्सीडेशन किसका हुआ, दूसरा हमसे पूछेगा रिडक्शन किसका हुआ, तीसरा हमसे पूछेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, और लास्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। ठीक है ना, तो देखो घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपको ट्रिक भी बता दूंगा, बाकी तो समझ लो। हमें इस साइड को नहीं देखना, हमें इधर आ जाओ। इधर हमारे पास रिडक्शन किसका हुआ है? MnO2। रिडक्शन में हमारे पास लिख दो आप कि भैया MnO2 का रिडक्शन हुआ है। किसका हुआ है? MnO2 का रिडक्शन हुआ है। ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? तो Al का ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, अब देखो इसका हमारे पास फायदा हुआ है, इसका नुकसान हुआ है। इसका जो फायदा हुआ है किसकी वजह से हुआ है? इसकी वजह से हुआ है। ठीक है, तो ये कौन हो गया? फायदा कराने वाला। अगर ये आता नहीं तो इसके पास से ऑक्सीजन जाता नहीं। ठीक है ना, ये हो गया फायदा कराने वाला। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो हमारे पास होता है रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका हमारे पास ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है हमारे पास? रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन होता है बेटा हमारे पास वो क्या होता है? वो होता है हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमेशा आपको रिएक्टेंट वाले साइड ही देखना होता है। तो बेटा आप लोगों को अब ये चैप्टर अच्छे से आ जाना चाहिए, रिवाइज करते रहो। कोई डाउट हो तो कमेंट में आप मेरे को बता सकते हो कि सर इस पोर्शन में डाउट है, मैं लेक्चर देख के या आपको वहीं पे रिप्लाई करके या दूसरा आपके पास डाउट सेशन लेकर क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग रिवाइज करते रहे और मिलते हैं हम अगले लेक्चर के अंदर जिसमें हम बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस कवर करेंगे। ठीक है बेटा, चलते हैं, गुड बाय।